अरुण दीवान नाम है बेहिसाब धन, वैभव, प्रतिष्ठा का। हैंडसम, जवान, दिलकश, फिर भी अकेला। आखिर क्या दर्द है उसके जीवन का? अतीत के किस हादसे ने बदल दी उसकी दुनिया? उसकी दुनिया में आखिर कौन मचा रहा है उथल पुथल? कौन है जो उससे बदला लेना चाहता है? क्या हुआ जो उसकी दुल्हन उसे शादी की रात अकेला छोड़ गई? क्या मिलेगी उसे कभी उसकी सच्ची मोहब्बत? दीवान एंटरप्राइजेस का सीईओ अरुण दीवान क्या बचा पाएगा खुद को टूटने से, या बह जाएगा इस बेइंतहा हालातों में? जानने के लिए सुनते रहें बेइंतहा सफ़र इश्क का, मेरे यानी अर्चना ठाकुर के साथ। इस कहानी के सफ़र में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना सुनें इस कहानी का हर रोज़ एक नया पार्ट। बेइंतहा इश्क। खूबसूरत दौड़ता सिडनी शहर मानो रेशमी पंखों से उड़ जाना चाहता था। चमकीली रेत पर उमड़ उमड़ कर आता समंदर किसी जुनूनी आशिक मानिंद लगता, जो अपना इश्क और रश्क एक साथ मानो जी लेना चाहता हो। किसी ख्वाब सा शहर हर आंखों को एक नशीला सपना थमाता। जब झूम रहा होता तब से किसी नीरव एकांत में एक नौजवान सबसे तन्हा बैठा होता। वह था सूरत के नंबर 1 टेक्सटाइल बिजनेसमैन दीवान इंडस्ट्री का छोटा बेटा, या कहीं मोस्ट एलिजिबल, स्मार्ट, डैशिंग अरुण दीवान। पर अपने सबसे रुमानी दिनों में वह सबसे कटा हुआ, अकेले अपने आलीशान मेंशन की टेरेस में बैठा दूर समंदर की चमकीली लहरों में खुलते आसमान को निहार रहा था। पिछले 4 साल से लेकर आज सिडनी की आखिरी रात भी उसकी कुछ अलग नहीं थी। वही तन्हाई, वही समंदर में घुलता आसमान। कुछ फ़र्क नहीं आया उसके इन 4 सालों में। और वही उसकी उंगलियों में फंसी सिगरेट, जिसका गहरा कश लेकर उसे दर्द की तरह बार बार होठों के कोने से वे बाहर उझेल देता। पर उसी रफ्तार से दोबारा कोई दर्द उसके दिल में अपना जमावड़ बना लेता। इसी क्रम में वह अब तक 9 सिगरेट पी गया था, और इस रात की आखिरी सिगरेट को पीकर वह उसी तन्हाई में लिपटा अपने बिस्तर पर सोने चला जाता है। सब जैसे रोजाना की दिनचर्या सा तय था। उसके साथ साथ रहने वाला राजवीर को पता था अब उसे क्या करना है। वह बिन आवाज़ के उसके कमरे में आता और उनके जूते खोलता हुआ उसे उड़ाकर लाइट ऑफ करके चला जाता है। अगली सुबह की पहली फ्लाइट से वह पूरे 4 साल की पढ़ाई के बाद अपने देश, अपने शहर सूरत को लौटने वाला था। पर न उसके चेहरे पर इस रुमानी शहर को छोड़ने की कोई खलिश थी, और न अपने शहर पहुंच जाने की कोई उत्सुकता। वे बस अपने पिता की हर आज्ञा की तरह इसे भी उनका अगला हुक्म मानकर बस पालन कर रहा था। इसी तरह उसके आने से बेखबर सूरत का विशाल मेंशन अभी भी यूँ शांत था, मानो वहाँ कोई हो ही ना। अरुण को जिस दिन आना था वो उससे 2 दिन पहले अपने शहर पहुँच रहा था। ये प्रोग्राम उसने अपने मन से परिवर्तित किया था, जबकि उसके परिवार वालों को उसके लौटने की 2 दिन बाद की तारीख पता थी। सिडनी से उसके ज़रूरी कागजात समेटवाने के लिए एक नया मैनेजर भेजा गया था, जिसे राजवीर के साथ साथ रहना था। वह यहाँ आने और अरुण से मिलने से पहले बहुत सारी उपकल्पना उसके बारे में बनाकर आया था। पर अरुण को देखते उसकी वह सारी उपकल्पना मानो हवा हो गई। आज के ज़माने में इतना रिच और हैंडसम यंग ऐसे भी रहता है क्या? न लड़की, न शराब का दौर, न पार्टी, न लोगों की अथाह भीड़, जैसे ज़माने की भीड़ के बीच कोई साधु रह रहा हो। वह हैरानगी से देख रहा था, जबकि राजवीर इन सबका आदी था और सहजता से मुस्कुरा कर उसे लेकर चलता हुआ कहता है, अभी तो और भी आश्चर्य बचे हैं माधव जी, अपना आश्चर्य ज़रा बचा के रखिएगा। हाँ, लग तो यही रहा है। आखिर इन्हें परेशानी क्या है? सभी कुछ तो है इनके पास, फिर ये अकेलापन और तन्हाई किस बात की? इनके तो आसपास लड़कियों की भीड़ नज़र आनी चाहिए थी। बस एक बार नज़र उठाकर इशारा तो करते, लेकिन फिर ऐसा क्यों है ये? यही बात तो हमारे छोटे मालिक की ने सबसे अलग करती है। इन 4 सालों में पढ़ाई के लिए आते ऐसे नौजवान यहाँ जाने कितनी रंगरेलियाँ मनाते, पर हमारे छोटे मालिक को किसी लड़की की ओर नज़र उठा के देखते भी नहीं देखा। बस एक गलत आदत के अलावा कोई ऐब नहीं मिलेगा उनमें। ओह हाँ, एक गलत आदत, वही मैं कहूँ कुछ तो होना ही चाहिए। बताओ, आखिर ये पैसे अपने साथ ऐब तो लाएगा ही ना, इसका अर्थ, वरना इसका अर्थ ही ख़त्म हो जाएगा।
अब की माधव राजवीर की बात पर दिलचस्पी लेता हुआ कहता है, सिगरेट पीना, पता नहीं क्या जुनून है इसे लेकर। देखकर मेरा मन बहुत जलता है, पर जानता हूँ वो इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन उनकी सिगरेट का इंतज़ाम मुझे हर जगह रखना पड़ता है। बस यही एक ऐब है जिसे देख कर मेरा मन बड़ा दुखी होता है। क्या? बस यही एक ऐब? मैंने तो न जाने क्या क्या सोच लिया था। मैं तो इनके बड़े भाई आकाश दीवान सर को भी मिल चुका हूँ। उन्हें मिलने के बाद इन्हें देखना बिल्कुल वैसे है जैसे दो विपरीत धारा को देखना। हाँ, बात तो सही कही, ये दोनों ज़मीन आसमान से विपरीत हैं, इसलिए हमारे छोटे मालिक अपने परिवार में अनोखे हैं। यही देख लो, आज से 2 दिन बाद भारत आना था और कल जा रहे हैं। बताएं क्यों? क्यों? क्योंकि आज से 2 दिन बाद मेरी बहन की मंगनी है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारी बहन की मंगनी से उनका जाने का क्या संबंध है? राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो अनोखी बात है हमारे साहब में। मेरी बहन की मंगनी मतलब मुझे वहाँ होना चाहिए, पर बड़े साहब ने मुझे छोटे साहब के साथ ही वापसी का हुक्म दिया था। अब वे उनके विपरीत जाकर मुझे छुट्टी तो नहीं दे सकते, इसलिए खुद 2 दिन पहले ही भारत पहुँच रहे हैं, इससे मैं अपने परिवार की खुशी में शामिल हो सकूँ। दिल तो उनका खरा सोना है, बस गलत परिवार में जन्म ले लिया। कोई समझता कहाँ है उन्हें, पर वे सबको समझते हैं। खैर चलो, अब जाने की तैयारी करते हैं। सिर्फ 2 दिन पहले जाने के अरेंजमेंट में कितना बदलाव करना पड़ा, और मेरे बारे में पता चलते बस सब चुटकियों में कर लिया। हाँ, जो तुम उनके साए की तरह साथ रहते हो इसीलिए ना। देखते जाओ, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। हीरा अपनी चमक सिर्फ जौहरी पर ही नहीं दुनिया पर छोड़ता है। हंसते हुए राजवीर अपनी बात कहता अब अपने सोने वाले कमरे की व्यवस्था करने चला जाता है। फ्लाइट अपने सुनिश्चित समय पर भारत की सरजमी पर उतरती है और साथ ही अपने शहर में उतरता है अरुण दीवान, वो भी पूरे 4 साल बाद। सिविल फ्लाइट से आने से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी द्वारा संभाली जा रही थी, जिससे उसके आगे पीछे एक सुरक्षात्मक घेरा बनाकर वे चल रहे थे, जबकि अरुण इन सब तरह के तामझाम पर हमेशा अपनी नाराज़गी दर्ज कराता। इस कारण वे सभी अरुण से थोड़ा दूरी बनाकर चल रहे थे। राजवीर और माधव भी उससे दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अभी वे एग्जिट पॉइंट से निकला ही था कि कोई शख्स चुपचाप उसके पीछे पीछे होता उसकी ओर बढ़ने लगा, पर उस पर माधव की नज़र पड़ गई। वे देखता है कि वे शख्स किसी तरह से अरुण के पास बस पहुंच जाना चाहता था। वे उसे बस टोकने ही वाला था कि राजवीर उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिससे वे आश्चर्य से उसकी ओर फिर उस शख्स की ओर देखता है। वे शख्स अब तक अरुण का सुरक्षात्मक घेरा तोड़ता उसके पास पहुंचते उसे पीछे से थौल जमा चुका था, जिसे सुरक्षात्मक कर्मी बस उसकी ओर मुड़ने ही वाले थे कि अरुण उस शख्स की ओर मुड़ता हुआ कस कर मुस्कुरा उठा। योगेश, और तू क्या समझता है? तू 4 साल बाद चुपचाप शहर आएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हाँ। इस पर अरुण दोस्तानी अंदाज में उसकी ओर हाथ मिलाते हुए उसके गले लग जाता है। वे सभी समझ गए थे कि वे अरुण का परिचित हैं, इसलिए उसके आसपास सब ठहर जाते हैं। इतना भी तुझसे नहीं होता कि बता देता कि 2 दिन पहले आ रहा है, पर मैं भी निकला ना घाघ, पकड़ लिया ना तुझे। जिगरी दोस्त से मिलकर अरुण प्रसन्नता जाहिर करता हुआ कहता है, अचानक प्रोग्राम में चेंज करना पड़ा। अब वे साथ में बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इसका मतलब तूने घर पर भी किसी को नहीं बताया होगा। आई नो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तू ना कभी नहीं सुधरने वाला, कम से कम भाभी को तो बताया होता। इस पर हमेशा वाली मुस्कान उसके चेहरे पर दिखाई पड़ आई। योगेश अपनी बात कहता कहता देखता है कि अरुण बाहर निकलते अपनी जेब से कुछ टटोलने लगा था। अरुण बस सिगरेट निकालने ही वाला था कि अचानक कोई धुन उसके कानों से टकराई और वह एग्जिट पॉइंट पर मूर्ति बना ठहरा रह गया। उसके बाहर आते हुए उसकी नज़रों के सामने कार रुकती है। इसके पिछले दरवाजे से एक एक करके 2, 3, 4 फिर पूरे 5 बैंड वाले उतरते हुए कोई सुरीला बैंड बजाने लगते हैं। और सबसे आकर्षक का केंद्र था उस बैंड के ठीक आगे वाले गले में छोटा ढोल लिए बजाता एक 6-7 साल का बच्चा, जो पूरी मस्ती में खड़ा ढोल बजा रहा था, जो उस सुरीली धुन में कुछ अलग ही मालूम पड़ रहा था, पर फिर भी सबका ध्यान बस उसी पर टिका था। अरुण तो बस सीने पे हाथ बांधे उस दृश्य को प्यार भरी नज़र से देखता रहा, और वही नहीं बल्कि वहाँ से गुजरते सभी इस दृश्य को नज़र भर देखे बिना नहीं रह रहे थे। वो प्यारा सा बच्चा अपने साफ शालीन कपड़ों में भी मस्त मौला लग रहा था, और उसे निहारते डैशिंग अरुण पर भी एक बार को सबकी नज़र घूम जाती है। ये सब देख योगेश धीरे से अरुण के कान के पास आता कह रहा था,
दो लोग हैं दुनिया में जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, एक अरुण दीवान और दूसरा उसका भतीजा क्षितिज दीवान। इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब अरुण क्षितिज के पास आता, उसे प्यार से अपनी गोद में उठाने लगता है तो ढोल बंद करते हुए वह तुरंत बिदक उठता है। अरे अरे चाचू, सबके सामने मुझे गोद में मत उठाओ, मैं बड़ा हो गया हूँ। वो तो दिख ही रहा है। वह मुस्कुराते हुए उसके फूले गाल प्यार से चूम लेता है। अरुण क्षितिज को लेते राजवीर को इशारा करता है और वह इशारे में सब समझता हुआ तुरंत उन बैंड वालों को नकद देता हुआ उन्हें विदा कर देता है। अभी वे साथ में मिलकर बस आगे बढ़ने ही वाले थे कि काली शानदार कार आकर ठीक उनके सामने रुकती है। जिस तेज़ी से वे कार उनके सामने आके रुकी थी, उसी तेज़ी से उस कार की ड्राइविंग सीट से एक आकर्षित महिला भी तुरंत बाहर निकलती है। अब सबकी नज़र बस उसी की ओर घूम गई थी। गहरे भूरे रंग की सादी साड़ी में लिपटी वे महिला की समृद्धि उसकी हर चाल से झलक रही थी। उसकी सादगी में भी उसका वैभव प्रकट हो रहा था, मानो वे कोई मुट्ठी में बंद हीरा थी। वे तेजी से अरुण की ओर बढ़ रही थी और उसी रफ्तार में अपनी आंखों का काला चश्मा वे अपने सर की ओर करती कसे हुए भाव से अरुण को देख रही थी। अरुण उसे देखता बस अपनी जगह थम सा गया, जबकि क्षितिज उसकी गोद से उतरता हुआ उस महिला को सपाट भाव से देख रहा था, जो तेज कदमों से उसके बीच का फासला तय करती उनके पास पहुंच गई थी। कोई ज़रूरत नहीं थी ना मुझे बताने की, आखिर मैं हुई कौन? वे महिला उन पर तीखी नज़र डाले नाराज़ हो रही थी और दोनों भी किसी अपराधी की तरह बस नज़र झुकाए खड़े थे। जो जी में आए करूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ आई क्यों? मुझे तो बिल्कुल यहाँ होना नहीं चाहिए था, क्यों, है ना? वे महिला अभी भी उन्हें तीखे हाव भाव से घूर रही थी, जबकि अरुण और क्षितिज बुझे भाव से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और वहाँ उपस्थित बाकी उनका चेहरा देख रहे थे, जैसे जानना चाह रहे थे कि वे अब क्या करेंगे। वे अभी भी कहे जा रहे थे, मैं वहाँ स्कूल जाती हूँ तो पता चलता है क्षितिज बाबा कहाँ गए, किसी को नहीं पता, और यहाँ ये छोटे नवाब चुपचाप चले आए और किसी को बताना इनकी जिम्मेदारी के अंदर आता ही नहीं है। जिसे पता करना हो खुद पता करे भाई। ठीक, तो दो प्यार करने वाले मिल गए, फिर मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ, मैं चाह रही हूँ यहाँ से अभी। वे गुस्से में पैर पटकती बस पलटने ही वाली थी कि अरुण और क्षितिज आंखों ही आंखों में एक दूसरे को जाने का इशारा करते हैं और पल में सबकी निगाह बस उनकी ओर घूम जाती है। आखिर क्या होने वाला है? कौन है ये आने वाली नई महिला और क्या करने वाला है हमारा हीरो अरुण? आगे जानने के लिए इस कहानी के संग बने रहें और सुनते रहें रोजाना एक नया पार्ट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।